नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई रोहित राज आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कक्षा 10 जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण, उसमें छठा नंबर टॉपिक को पत्ती का सामान्य अध्ययन को पूरा ट्रिक के साथ फुल इमेजिनेशन के साथ चित्रात्मक तरीके से सभी बातों को फील करेंगे, परिभाषा को फील करेंगे, समझेंगे और एकदम ट्रिक से याद करेंगे। इसलिए इस सेशन को क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और उस वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समय को ध्यान में रखते हुए इसको पूरा आसानी तरीके से धीमे धीमे होले होले पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक बातों को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात की पत्ती का सामान्य अध्ययन का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। मतलब कि हम पत्ती के बारे में वे सभी बातें जानेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपके क्लास के हिसाब से जो बातें महत्वपूर्ण है उन्हें हम समझेंगे और ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सभी बातों को एकदम सरल तरीके से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। यह टॉपिक बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहले बात पत्ती। तो पत्ती वर्ड क्या है, पत्ती भाई क्या है, पति मेहमान साहब क्या है, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, कह रहा है पेड़ पौधों के पार्श्व भाग में पाए जाने वाली चपटी संरचना को पत्ती कहते हैं। मान कर चलिए कि आपके पास एक आम का पेड़ है, ठीक है। उस आम के पेड़ में आपको पत्ती दिखाई दे रहा होगा। आम के पेड़ के जितने भी आसपास के भाग है उसमें पत्ती दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको चपटी संरचना दिखाई दे रही है, उसी चपटी संरचना को क्या कहते हैं, पत्ती कहते हैं, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं आम का एक पेड़ आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं, या किसी पेड़ होगा, ठीक है, उसको देख सकते हैं, आप इमेज कर सकते हैं। उसके जो आसपास का भाग है उसमें चपटी संरचना है और उसी चपटी संरचना को हम क्या करें, पत्ती करें। एकदम आसान शब्दों में फुल इमेजिनेशन के साथ आपने चित्रात्मक तरीके से इस परिभाषा को फील किया होगा। आशा करते हुए आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब देखिए, हमारा जो दूसरा टॉपिक है पति का, तो हम परिभाषा देख लिए भाई, पति क्या है, पति मेहमान साहब क्या है, ये हम हो गए। अब देखिए पति की संरचना को देखते हैं और किस संरचना को देखेंगे, आंतरिक संरचना, मतलब अंदर से किस प्रकार से पति है, ठीक है। मान के चलिए हम एक मानव है, हम एक मानव है, मनुष्य है, तो हमारे आंतरिक संरचना के रूप में हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर किडनी है, उसके बाद लीवर है, उसके बाद आमाशय है, उसके बाद ईटीसी एक्सेट्रा बहुत सारे अंग है। उसी प्रकार से आपका पति के भी आंतरिक संरचना में, मतलब पति के अंदर भी कुछ ना कुछ पाया जाता है, उसे हम थोड़ा समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहला बात कि जो पत्ती होता है उस पत्ती का एक चित्र है, ठीक है। इस चित्र में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जौन पाया जाता है क्यूटिकल का परत पाया जाता है और सबसे नीचे जौन पाया जाता है निचला एपिडर्मिस, ठीक है। पहला एपिडर्मिस होता है, दूसरा निचला एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का दो भाग, पहले का एपिडर्मिस, दूसरा निचला एपिडर्मिस। इन सभी बातों को देखेंगे। थोड़ा सा हम संरचना को देख लेते हैं और चलिए देखिए संरचना में हम सबसे पहला बात पढ़ेंगे क्यूटिकल क्या है, एपिडर्मिस क्या है, इन सभी का परिभाषा देखेंगे, एकदम एक एक लाइन में सरल शब्दों में जानेंगे। एपिडर्मिस पूछता है आपके एग्जाम में, पेलिसेड, पेरेकाइमा यह भी पूछता है, जाइलम पूछता है, फ्लोएम पूछता है, स्पॉन्जी पेरेकाइमा पूछता है, निचली एपिडर्मिस पूछता है। एपिडर्मिस दो प्रकार का, एक ऊपरी एपिडर्मिस, एक निचली एपिडर्मिस, ठीक है। आठवां हम पढ़ेंगे एस्टोमाटा और नौवां हम पढ़ेंगे द्वार कोशिका। और हमारा जो यह आपका जो 9 का 9 आंतरिक संरचना है इस सब का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एक एक करके परिभाषा को इमेजिनेशन के साथ, पूरा इमेज के साथ देखेंगे और समझेंगे और याद हो जाएगा। इमेज देखिएगा, याद हो जाएगा। इमेज को सेट कर लीजिए दिमाग में, परिभाषा सेट या ट्रिक से याद कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला बात यही है, क्या है। तो देखिए सबसे पहले का क्यूटिकल। तो आप कहिएगा परिभाषा, पत्ती के सबसे ऊपर पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। या पत्ती के ऊपर पाए जाने वाली, या पत्ती के सबसे ऊपर पाए जाने वाली जो मोम जैसी संरचना होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल कैसा होता है, तो मोम जैसी मुलायम संरचना होती है, ठीक है। ये आपका क्यूटिकल हो गया। तो परिभाषा आशा करते हुए आपको याद हो गया। पत्ती के ऊपर पाए जाने वाली मोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं, या मोम की परत को क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। आशा करते हुए समझ में आएगा। अब देखिए जो छोटा छोटा बच्चा होता है कितना क्यूट होता है, एकदम कोमल उनका शरीर होता है, ठीक है। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मतलब क्यूटिकल शब्द मतलब कोमल के लिए, मोम के लिए, ठीक है। मोम, आप मोमबत्ती का मोम देखे होंगे, वैसा ही इस पर परत होता है पत्ती के ऊपर, ठीक है। सपोज मान सकते हैं, ठीक है। वैसा ही एकदम मुलायम मोम के समान परत होता है, उसी परत का क्या नाम दे दिए, क्यूटिकल नाम दे दिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो हमारा है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। डर्मिस एपिडर्मिस। देखिए
दो प्रकार का एपिडर्मिस होता है, एक ऊपर पाया जाता है, एक नीचे। तो ऊपर पाया जाता है ऊपर ऊपर पाए जाने वाले एपिडर्मिस को ऊपरी एपिडर्मिस, और नीचे पाए जाने वाले एपिडर्मिस को निचली एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस का परिभाषा क्या होता है? तो कहिएगा पत्ती की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। या पत्ती के सबसे बाहरी जो परत पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। आसान भाषा में याद रखिएगा बस। चलिए, आशा करता हूँ इसका भी परिभाषा आपको अच्छा से याद होगा। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है तो कह दिए पत्ती के सबसे ऊपर पाए जाने जो परत होता है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और पत्ती के सबसे ऊपर पाए जाने वाली जो मोम के जैसे संरचना होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। आशा करता हूँ इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, चित्र को याद रखिएगा, सब परिभाषा क्लियर। अब देखिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, आपका पेलिसेड है, पेरेन्काइमा है, तो क्या कहिएगा? तो पत्ती में एपिडर्मिस के नीचे पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? पेलिसेड पेरेन्काइमा कहते हैं। उसके बाद क्या कहिएगा? उसके नीचे पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। उसके बाद जाइलम के नीचे पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषा आसानी भाषा में याद रखेगा। पत्ती में पाए जाने वाली जाइलम के नीचे पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। अब फ्लोएम के नीचे पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, आशा करते हो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, निचली एपिडर्मिस का परिभाषा बताएगा। वैसे एपिडर्मिस जो पत्ती के सबसे नीचे वाला भाग में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निचली एपिडर्मिस कहते हैं। हो गया। अब देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका आंतरिक संरचना पढ़ना है पत्ती में, आपका पूछता है स्टोमाटा और द्वार कोशिका। ठीक है, इसे हम थोड़ा समझते हैं। आपका याद रखने के लिए इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमाटा क्या पूछता है तो देखिए, थोड़ा हम इसे खूब अच्छा से इमेज के साथ समझते हैं और आपको अच्छा से समझ में आएगा, आशा करता हूँ। देखिए, सबसे पहले का बात, यह तो आपका एपिडर्मिस की कोशिका है, यह एपिडर्मिस की कोशिका है, यह सभी एपिडर्मिस की कोशिका है। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, यह निचली एपिडर्मिस हो गया। इस निचली एपिडर्मिस में आपको यह खाली स्थान छिद्र के जैसे दिखाई दे रहे थे, इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा। तो आप कह सकते हैं पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमाटा का हिंदी जो होता है ना वही होता है रंध्र, और रंध्र का मीनिंग क्या होता है? छिद्र होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा स्टोमाटा का हिंदी क्या होता है? रंध्र होता है। और रंध्र का मीनिंग क्या होता है? मतलब क्या होता है? तो छिद्र होता है। तो कहिएगा पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। याद नहीं रहेगा, आप देखिएगा इमेज को याद रखिएगा। इमेज से आप परिभाषा को फिल कीजिए और दीजिए परिभाषा, काम खत्म। चलिए, आशा करते हो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इस निचली एपिडर्मिस या ऊपरी एपिडर्मिस में आपको एपिडर्मिस की ये सभी क्या है? कोशिका है। ठीक है, सभी परत जो है ना वो कोशिका से मिलकर, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका। ठीक है, तो देखिए एपिडर्मिस की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? द्वार कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। और यही द्वार कोशिका से देखिए ना, एगो इधर द्वार कोशिका है, एगो इधर द्वार कोशिका है। इन दोनों द्वार कोशिका के बीच में ना आपको मिला है स्टोमाटा। मतलब कि स्टोमाटा का निर्माण कौन करता है? द्वार कोशिका करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्टोमाटा जो होता है दो द्वार कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला एक छिद्र होता है। आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका द्वार कोशिका है, देख सकते हैं। द्वार कोशिका का दूसरा नाम रक्षक कोशिका या गार्ड सेल कहा जाता है। आपको याद रखना है, द्वार कोशिका को रक्षक कोशिका या हम कहते हैं गार्ड सेल, या रक्षक कोशिका, गार्ड सेल या द्वार कोशिका। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है, तो एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर। देखिए, एगो ई द्वार कोशिका, एगो द्वार, ये दोनों द्वार कोशिका के बीच में एगो छिद्र ही मिला है। तो इसी छिद्र को हम क्या किया? स्टोमाटा दिया। क्या दिया? स्टोमाटा। ठीक है, अब देखिए, जो आपका यह होगा एपिडर्मिस की कोशिका है, वही आपको हमने बताया यह एपिडर्मिस की कोशिका है। और एपिडर्मिस की कोशिकाएं ये क्या कहलाती है? रक्षक कोशिका कहलाती है, या गार्ड सेल कहलाती है। आप समझ सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं ये भी आपको अच्छा से समझ में आया। अब देखिए, जो आपका छिद्र जो होता है यह स्टोमाटा, जिस रंध्र का, ये दो प्रकार का, एगो खुला हुआ होता है छिद्र है, तो ऑप्शनली एगो खुला होगा, एगो बंद होगा। तो जो वैसा स्टोमाटा जो खुला होता है उसे हम खुला स्टोमाटा कहते हैं, और वैसा स्टोमाटा जो बंद होता है उसे हम बंद स्टोमाटा कहते हैं। आसानी से मान के चलिए कि एगो कमरा है, उस कमरा में मान के चलिए कि एक ईंट है। ठीक है, ईंट का बना हुआ कमरा है और उसमें एक एक छिद्र है। ठीक है, तो उसी छिद्र को हम क्या कहेंगे? स्टोमाटा कहेंगे। और ईंट हमारा क्या कहलाएगा? द्वार को इसका कहलाएगा, या रक्षक को इसका कहलाएगा। आशा करते हो इस एग्जाम्पल से अच्छा से इमेजिन कर लिए होंगे और फील किए होंगे परिभाषा को। ठीक है, तो ये हमारा जो 9 का 9 संरचना था, इस 9 के 9 संरचना में सभी की परिभाषा हो गया। ठीक है, द्वार कोशिका का भी परिभाषा बता दिए कि एपिडर्मिस की कोशिका को हम क्या कहते हैं? द्वार कोशिका कहते हैं। या स्टोमाटा का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? द्वार कोशिका कहलाता है। या इसका परिभाषा दे सकते हैं, स्टोमाटा के अगल बगल पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? द्वार कोशिका कहते हैं। देखिए, सभी परिभाषा को एकदम आसान भाषा में याद रखिए, रटने रटाने का काम नहीं। अच्छा से इमेज को याद रखिए, इमेज को याद कीजिए और परिभाषा को फील कीजिए और दीजिए। चलिए, अब देखिए, हमने लिखा है स्क्रीन पर रंध्र स्टोमाटा, पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं। आपको अभी चित्र के द्वारा बताया। अब देखिए,
यही आपका क्या है जी, रंध्र है। क्या है आपका रंध्र है, आप देख सकते हैं इमेज में। यह हमारा हो गया एपिडर्मिस की कोशिका है। एपिडर्मिस की कोशिका है मिलकर क्या करती है, द्वार कोशिका है। यही द्वार कोशिका मिलकर किसका निर्माण करे, रंध्र का निर्माण करे। देखिए यही रंध्र है आपका। एक रंध्र खुला रंध्र होता है, एक होता है बंद रंध्र। ठीक है, चलिए आशा करते हुए आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए जो आपका रंध्र, इस रंध्र का काम होता है। ठीक है, क्या काम होता है, तो पहला देखिए लिखे हमने, रंध्रों द्वारा वाष्प उत्सर्जन होता है। मतलब कि रंध्र से क्या होता है जी, जो पेड़ पौधों में ज़्यादा पानी होता है ना, उस पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है, तो किसी न किसी छिद्र के द्वारा होगा। ठीक है, वही पत्ती का छिद्र जो है ना, जिसका नाम है रंध्र, उसी के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद करें कि रंध्रों द्वारा गैसों कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का विनिमय विसरण या डिफ्यूजन द्वारा होता है। विसरण का इंग्लिश क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, उस समय क्या होता है, इसी रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करता है पत्ती में, और पत्ती में भोजन बन जाता है। तो पत्ती का उपयोग रखिएगा याद, पहला प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। ठीक है, भोजन के निर्माण समय कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा, विनिमय होता है, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा होता है, और पत्ती में पाया जाना रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा होता है। आशा करते हो इसका कार्य भी अच्छा से समझ में आएगा। देखिए मैं एक एक बातों पूरा अच्छा से पूरे डिटेल में इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप डिटेल में जानिएगा तो आपको अच्छा हमेशा बात याद रहेगा, और इमेजिनेशन के साथ समझिए। द्वार कोशिका का भी हमने परिभाषा लिखा है, पत्ती के रंध्रों को घेरने वाली कोशिका को द्वार कोशिका कहते हैं। मतलब कि पत्ती का जो रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है, उसके चारों तरफ पाए जाने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिका। आप इमेज कर सकते हैं, इमेजिनेशन के द्वारा आप फील कर सकते हैं परिभाषा को। ये आपका रंध्र हो गया, रंध्र के चारों तरफ पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं। या रंध्र को निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं। इमेज को याद रखिए, परिभाषा को फील कीजिए और लिखिए, आपको मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए अब इस द्वार कोशिका का काम क्या होता है, तो देखिए काम है रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब कि देखिए रंध्र जो होता है आपका दो प्रकार का होता है ना, आपका एक बंद रंध्र होता है, एक खुला रंध्र होता है। तो देखिए इस रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो द्वार कोशिका के द्वारा। मतलब कि ये द्वार कोशिका जब फूलेगी और जब सिकुड़ेगी, ठीक है, तो जब सिकुड़ेगी तो क्या होगा जी, और फूलेगी तो क्या होगा, तो देखिए जब फूलेगी तो ये खुल जाती है। मतलब कि जब द्वार कोशिका जल को अवशोषित करती है तो फूल जाती है, फूलने के दौरान क्या होता है, खुल जाती है। जो छिद्र होता है वह रंध्र खुल जाता है। मान के चलिए कि दो बैलून है, अगर दो बैलून, एक यहाँ पर बैलून है, यह आपका पहला बैलून है, मतलब पहला द्वार कोशिका जिसे हम पहला बैलून कहें। यह आपका दूसरा बैलून है जिसे दूसरा द्वार कोशिका कहते हैं। अगर हम इसमें पानी भर दें बैलून में तो बैलून फूल जाएगा, और जब फूल जाएगा तो उसके बीच में खाली स्थान हो जाएगा। ठीक है, जब खाली स्थान हो जाएगा तो यहाँ हमारा रंध्र एक छिद्र बन जाएगा जिसे हम क्या कहें, स्टोमाटा कर दिए। मतलब कि आप याद रखिएगा, जब द्वार कोशिकाएं जल को अवशोषित कर लेती है, ठीक है, तो वह क्या होती है, खुला रंध्र का निर्माण करती है। और जब वही पानी निकल जाता है तो क्या हो जाए, पुचुक जाती है। जिस प्रकार से बैलून पुचुक कर सिकुड़ कर इस प्रकार से एक जगह बढ़ जाता है तो रंध्र क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, आशा करते हो आपको यह समझ में आ गया। वही यहाँ पर हमने लिखा है रंध्रों का खुलना एवं बंद होना। तो रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका की स्फीति पर, उसके टर्गिडिटी पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाती है तो रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। हमने आपको बताया अभी खुला रंध्र किसे कहते हैं। इसके विपरीत जब द्वार कोशिका जल को बाहर निकाल देती है तो बंद हो जाती है। एकदम आसान भाषा में इमेज के द्वारा हमने समझा दिया। आप इस परिभाषा को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इमेज के द्वारा अपने आप से भी लिख सकते हैं। देखिए अपने आप से नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फुल नोट्स बनाइए, पूरा अच्छा से याद कीजिए एक एक बातों को। और नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। चलिए यह तो हमारा जो द्वार कोशिका था, उस द्वार कोशिका से संबंधित सभी बातें हो गया, पत्ती से संबंधित सभी बातें हो गया, छिद्र से संबंधित अर्थात स्टोमाटा रंध्र से संबंधित सभी बातें होगा। अब देखिए इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव है या इस जो आपका टॉपिक है पत्ती का सामान्य अध्ययन, उससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं उस ऑब्जेक्टिव को आपसे पूछता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो के माध्यम से आपको इस टॉपिक को पूरा अच्छा से समझ लिया होगा। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा और आपको सही सही उत्तर देना है। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है क पत्ती में, ख तना में, ग इनमें से दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या माना है, पत्ती। ठीक है, अब देखिए पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं रंध्र कहते हैं, उसके बाद स्टोमाटा कहते हैं, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मानेगा, इनमें से दोनों। क्यों, क्योंकि स्टोमाटा का दूसरा नाम है क्या है, रंध्र है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए घुमा कर पूछेगा,
एक नाम है, उसका दूसरा नाम है, उसको भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। परिभाषा को याद रखिएगा क्योंकि परिभाषा भी पूछता है। बच्चे क्या करते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्वेश्चन बैंक, ये बैंक वो बैंक देखेंगे और चल देंगे परीक्षा। जब पूछेगा ऑब्जेक्टिव रूप में परिभाषा तो बस हो गया काम, वहीं पर उनका सब क्वेश्चन में ख़त्म। चलिए, इसलिए कहते हैं आप ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए। यह हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव आपको बताना है कि जो गैसों का विनिमय होता है पत्तियों में किनके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन रंध्र, दूसरा स्टोमाटा, तीसरा हो जाएगा वातरंध्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मानना है, स्टोमाटा एवं रंध्र मानना है। ठीक है, आशा करते हूँ इसका परिभाषा और जो रंध्र का परिभाषा है आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, द्वार कोशिका नियंत्रित करती है। पहला रंध्र का खुलना एवं बंद होना, दूसरा पाचन की क्रिया को, तीसरा श्वसन की क्रिया को, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मानना है, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना। आशा करते हो ये जो ऑब्जेक्टिव कराएं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आपने इसका सही से उत्तर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। और इस जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराया ना, इतना ही ऑब्जेक्टिव आएगा आपके एग्जाम में आएगा। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। आशा करते हुए आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कीजिए और आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन लिखिए, पत्ती का सामान्य अध्ययन को संक्षिप्त में बताए। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। दूसरा प्रश्न लिखिए, पत्ती की आंतरिक संरचना का नाम लिखिए। जो 9 नाम था ना, उस 9 नाम को लिखना है। तीसरा प्रश्न लिखिए, रंध्र किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न लिखिए, द्वार कोशिका किसे कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखिए, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए लो। रंध्र की संरचना को बनावे, द्वार कोशिका का परिभाषा दे और द्वार कोशिका के कार्य को लिखें। अगला प्रश्न लिखिए, रंध्रों का कार्य लिखें। अगला प्रश्न लिखिए, रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो आप इसका उत्तर क्या दीजिए, द्वार कोशिका की स्फीति पर अर्थात टर्गिडिटी पर। ठीक है, आशा करते हो ये जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखवाएं आप नोटबुक में उतार लिए होंगे और आप बना लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, ये हमारा जो टॉपिक है अच्छा से समाप्त होता है। आशा करते हो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह टॉपिक पूरा अच्छा से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।